भारत में चलेगी ऐसी ही बुलेट ट्रेन। ये है E5 बुलेट ट्रेन जो कि जापान में है और इसके बारे में बताएंगे रजत अरोड़ा जी जो पॉलिसी एनालिस्ट हैं। उन्होंने सफ़र किया था इस ट्रेन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगस्त 2018 में। और इस ट्रेन के कॉकपिट में उन्होंने सफ़र किया था, देखा था उन्होंने किस तरीके की स्थिति है। और आपको जानकर हैरानी होगी, तेज चलती हुई ट्रेन में मालूम ही नहीं देता है कि ये तेज चल रही है। आवाज़ तो कतई नहीं आती है, शांत, एकदम शांत लेकिन तेज रफ्तार। नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन की। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भारत सरकार ने जो योजना बनाई है उसका हम कह सकते हैं टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है। 2026 में अब ये कहा जा रहा है उस बुलेट ट्रेन परियोजना को कंप्लीट कर दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में लैंड एक्विजिशन भी हो चुका है, साथ ही साथ वहां के लिए ठेके भी आवंटित कर दिए गए हैं। और अब सवाल उठने लगा है कि कैसी ट्रेन होगी। तो हाल फिलहाल में दिल्ली में मौजूद जापानी दूतावास ने भारत के लिए जो बुलेट ट्रेन होगी उसकी तस्वीरें जारी की और तस्वीरें जारी करते ही हलचल मच गई। तो आखिरकार ये किस तरीके की बुलेट ट्रेन होगी, किस तरीके की इसमें सुविधाएं होंगी, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रजत अरोड़ा जी जो कि पॉलिसी एनालिस्ट है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। रजत जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। Thank you so much, Siddharth. Thank you so much. Glad to be a part of this discussion. रजत जी, आप कुछ दिनों पहले जापान गए थे और जिस ट्रेन की बात की जा रही है उस ट्रेन में आपने सफर भी किया था। तो हमें जो आपके अनुभव थे उनको साझा करेंगे? जी सिद्धार्थ, मैं जापान जा रहा था। आपको पता ही है मैं कई सालों से रेलवे पे लगातार लिख रहा हूँ। करीब 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया है। तो बुलेट ट्रेन में ऑफ कोर्स सी बात है कि रुचि हमेशा से थी। और जब ये जापान ट्रिप मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि एक बार जाके देखा जाए कि जो ये ट्रेन इंडिया आने वाली है वो किस तरह की दिखे। सन 2017 में गुजरात में अहमदाबाद में जब इसका शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, और जापान के प्रधानमंत्री भी वहाँ मौजूद थे। मेरे ख्याल से सितंबर 2017 की बात है। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था लोगों का। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा ये जाने का प्रोग्राम बना, तो ऑफ कोर्स सी बात थी कि ट्रेन में रुचि थी ही और हमेशा से रही है। तो हमने संपर्क साधा जापानीज़ रेलवे के साथ कि जी कैसे करते हैं ये। तो जापानीज़ ईस्टर्न रेलवे जो वहाँ पे प्रोजेक्ट इंडिया का देख रही है, जैसे यहाँ पे अलग-अलग ज़ोन्स होती हैं रेलवे की, वैसे ही जापान में भी ज़ोन्स हैं। जापानीज़ ईस्टर्न रेलवे जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज है, जो इंडिया में प्रोजेक्ट बन रहा है मुंबई अहमदाबाद के बीच उसकी। तो उनके सीईओ से बात हुई, फिर उनके सीईओ ने कहा जी आप आइए, तो हम गए वहाँ पे और उन्होंने पूरा एक प्रेज़ेंटेशन दिया पहले दिखाते हुए कि ये ट्रेन कैसे दिखेगी, कितनी ट्रेन्स हैं, क्या कॉस्टिंग है, कैसी आएगी, व्हिच वाज़ फॉर टूर ऑफ द ट्रेन, दैट टू फ्रॉम द कॉकपिट। सो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि मुझे ट्रेन के कॉकपिट में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि बेसिकली जापानीज रेलवे आसानी से देती नहीं है किसी को। इनफैक्ट जो भारतीय रेल के भी बहुत सारे अफसर यहाँ से वहाँ गए ट्रेनिंग के लिए शुरुआती फेज में, उनको भी कई सालों को कॉकपिट में ट्रैवल करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। तो वो लेकर गए वहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले तो जो जापान जो टोक्यो का स्टेशन है और जो टोक्यो का एरिया है वो अपने आप में ही टोक्यो ये सब भी आता है और बहुत बड़ा है। तो उस एरिया को भी वहाँ की मेट्रो ही सर्व, वहाँ की यहाँ की बुलेट ट्रेन ही सर्व करती है, जैसे यहाँ पे एनसीआर को मेट्रो सर्व करती है। तो हम गए वहाँ पे, सबसे अजीब बात तो वहाँ पे थी, जो टिकट थी उनकी सब पेपर टिकट थी। क्यूआर कोड जैसा कुछ था उसमें, तो आप पेपर टिकट गेट पे लगाएंगे तो आपको दरवाजे खुलेंगे। तो वो दरवाजे खुलते हैं, जाते हैं, लगभग जो ट्रेन थी उसका नाम था E5 मॉडल। तो जापान में क्या है, जब 60-70 के बाद बुलेट ट्रेन का डेवलपमेंट पूरा हुआ, जिसमें लगभग 10 वर्ष का समय लगा, तो अलग-अलग मॉडल्स की ट्रेन निकाली गई। इसमें E1, E2, E3, E4, E5 और अब जो नई चल रही है उसका नाम है E6। तो इस ट्रेन में E5 जो ट्रेन है, जिसका एक अपडेटेड मॉडल ही इंडिया आने वाला है, उस ट्रेन में कुछ 10 से 11 डिब्बे थे, अलग-अलग क्लासेस थे, फर्स्ट क्लास था, इकोनॉमी क्लास था,
एकदम अंदर से हवाई जहाज की तरह लग रही थी, पूरी ट्रेन अंदर से साउंड प्रूफ थी, तो अंदर आप बैठेंगे ट्रेन के तो आपको पता नहीं लगेगा बाहर क्या आवाज है। हालांकि मतलब हवाई आवाज जहाज में तो इंजन की आवाज एक तरीके से आवाज बाहर से अंदर नहीं आती, बिल्कुल ये कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम साउंड प्रूफ। और जो उसका कॉकपिट भी है ना, वो एकदम हवाई जहाज के कॉकपिट की तरह लगता है। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा उसके कॉकपिट की, जो मैंने अंदर बनाई थी। जो पायलट और को पायलट की सीटिंग है वो भी ऐसे ही है जैसे एक हवाई जहाज में होती है, और पीछे एक तीसरी सीट भी दी गई है। तो उस तरह की सीटिंग है। जो ग्रेटर टोक्यो एरिया है उसके अंदर वो बुलेट ट्रेन चलती है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और जैसे ही थोड़ा सा टोक्यो से बाहर जाती है ट्रेन, तो अपने आप 200-250 लेने लगती है। अब सबसे अच्छी बात टोक्यो में क्या है कि वो लोग, जो जापान के लोग हैं ना, उन्हें नॉइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ट्रेन के जो ट्रैक है उसके दोनों ओर उन्होंने साउंड बैरियर लगा रखे हैं, जिससे ट्रेन की आवाज भी बाहर नहीं जाती है। तो किसी को पता ही नहीं लगता है कि उन पटरियों पे एक्चुअल में क्या चल रहा है। और तो और जो उनका ट्रैक भी है वो पूरा इस तरह से बना है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जापान में अर्थक्वेक बहुत आते हैं सिद्धार्थ। हम्म। तो 2011 का जो अर्थक्वेक आया था, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने मुझे बताया कि ये बुलेट ट्रेन एक थी जो 300 घंटे प्रति 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी जब ये अर्थक्वेक हिट हुआ। तो वो जो ट्रैक और जो ट्रेन है वो इतने स्टेबल हैं कि ट्रेन वो इस तरह से हिली भी नहीं कि किसी को पता लगे कि क्या हुआ है। हालांकि उनके सिस्टम्स इतने स्ट्रांग है कि जैसे ही अर्थक्वेक आया तो वो ट्रेन अपने आप रुक गई, क्योंकि उसमें एक ऑटोमेटिक ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी तरह का झटका अगर ट्रेन को लगेगा तो वो अपने आप से रुक जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा सेफ किसी चीज में बैठा हूँ। और आपको पता होगा जापानीज बुलेट ट्रेन जो है वो दुनिया की सबसे सेफेस्ट ट्रेन टेक्नोलॉजी में से एक है। चाइना का आपने सुना होगा, जब से वो बनी है 2 से 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 500 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि चाइना ने जो अपना बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन ट्रांजिशन किया वो 2000 के बाद से किया। और 20 सालों में उन्होंने अपना दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बना लिया, बट उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज किया वो किया सेफ्टी पे। उन्होंने टेस्ट नहीं किए, ट्रायल्स नहीं किए। जापान में जो पहली बुलेट ट्रेन बनी उसको बनाने में उन्होंने 10 साल का समय लिया, और एक एक मॉडल वो डेवलप करने में कम से कम 5 से 7 साल का समय लेते हैं। इससे होता क्या है, आपकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू अ चाइनीज बुलेट ट्रेन, बट जो सेफ्टी एस्पेक्ट होता है वो आप उससे ज्यादा सेफ किसी चीज में कभी सफर ही नहीं कर सकते, इतना सेफ होता है वो। तो अब अच्छा, जापान हिंदुस्तान का का प्लान है कि जब जैसे जापान की जब हम बात करते हैं, तो ये जो ट्रेनें हैं, बुलेट ट्रेन खास तौर पर, वहां पर ये कहा जाता है कि अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कभी भी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिससे यानी उसकी बदनामी हो या उसमें उन्हें कोई परेशानी हुई। नहीं नहीं ऐसा ही है ना? सिद्धार्थ, बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें क्या होता है, टी कैस जो हिंदुस्तान में हमारा सिस्टम है, बेसिकली जो एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम है, उनमें वो इतना स्ट्रांग है कि जब दो पटरियों से साथ में ट्रेन दौड़ती हैं तो वो भी हाई स्पीड पे दौड़ सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ देखते होंगे कि अगर एक मेट्रो के साथ दूसरी मेट्रो चल रही है अप एंड डाउन ट्रैक पे, तो थोड़ा स्लो हो जाती है। वो सेफ्टी का फीचर उनका इतना स्ट्रांग है कि वो स्लो भी नहीं होती। मेरे पास एक वीडियो है, मैं शेयर करूंगा, आप उसको इसमें लगा सकते हैं दर्शकों के इंटरेस्ट के लिए, जिसमें वो समझेंगे कि कैसे बुलेट ट्रेन जो है वो स्टेशन से गुजरती है। तो अपने आप में ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मैंने तो कभी पहले नहीं देखी सिद्धार्थ। और आप कोचेस की बात करें, इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कंफर्ट, आई हैवंट सीन एनीथिंग दैट इज सो गुड। मतलब आप ये सोचिए कि बोइंग ड्रीम लाइनर से ज्यादा अच्छा कोच है उनका अंदर का। लाइटिंग भी उस हिसाब से है कि आपको फटीग ना हो, अच्छा, मतलब क्योंकि हर इतनी हाई चीज का स्पीड ख्याल पे। रखा गया है। अच्छा, एक हाँ, और सो चीज जो ट्रेन रजत। के बाहर है उनका भी ख्याल रखा गया है कि दोनों तरफ साउंड बैरियर्स हैं, तो किसी को पता ही नहीं लगता, क्योंकि जापान बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, खासकर टोक्यो। तो किसी को पता ही नहीं लगता है ट्रेन गुजर रही है। जो ट्रेन में बैठे हैं उन्हें भी नहीं पता लगता है कि किस स्पीड पे चल रही है, अगर आप स्पीडोमीटर ना देखें तो। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था रजत, तो खास तौर पर जब हम दिव्यांगों की बात करते हैं, तो जापान जैसी सोसाइटी में दिव्यांगों का क्या अहमियत है और किस तरीके से उनके लिए सहूलियत दी गई है? वो सहूलियत जो है E5 में इंडिया में भी दी जाएंगी, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। See, जापान जो कंट्री है ना, वो दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर सिटीजन्स। अब वो जैसे भी जिस भी बेसिकली कोई सिटीजन हो जो स्पेशल एबिलिटी के साथ हो, या कोई साधारण आपके और हमारे जैसा आदमी हो,
बहुत सेंसिटिव रहते हैं। उनके आप स्टेशंस भी देखेंगे तो इस तरह से डिजाइन है जिसमें 100% डिसेबल्ड फ्रेंडली है वो। और ये ट्रेन्स अगेन इनमें आपने देखा होगा कि व्हील चेयर लाने की सुविधा, जो उसका फ्लोर है वो प्लेटफॉर्म के फ्लोर से ही लगता है लगभग। तो उसमें अगर आप व्हील चेयर पे लेके जा रहे हैं तो उसमें आपको किसी किसी रैंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट डिसेबल फ्रेंडली, मुझे नहीं लगता कि E5 से बेहतरीन कोई ट्रेन होगी इन टर्म्स ऑफ स्पीड, कंफर्ट। हालांकि कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। अब आप ये कहेंगे कि कॉस्ट के मुकाबले हम लोग जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, लेकिन अब भारत ने चुना जानों को सेफ रखना ज्यादा जरूरी है कॉस्ट से। क्योंकि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है आप उसको देखेंगे, अगर आप जापान और चाइना को कंपेयर करें उनकी ट्रेन्स को, तो चाइनीज ट्रेन्स भी बहुत तेज चलती हैं, लेकिन फिर उतने ही हमने हादसे सुने हैं उनके बारे में, उतना ही पैसेंजर डिस्कम्फर्ट सुना है, उतना ही बेसिकली उनके अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आती है। जो जापानीज टेक्नोलॉजी है वो एक बार तो आपको महंगी पड़ती है, लेकिन अगले 100 सालों तक आपको कोई दिक्कत नहीं देती। तो अब ये बेसिकली दुर्भाग्य की थोड़ी बात है कि हमारा महाराष्ट्र में जब सरकार चेंज हुई और लैंड एक्विजिशन वहां पे प्रॉब्लम होने लग गई, तो बुलेट ट्रेन की इंडिया में डेडलाइन थोड़ी पीछे कर दी गई। अदरवाइज इट वाज वेरी वेल ऑन ट्रैक एंड बाय 2023 you would have traveled in a bullet train in India only. तो अब एज अ पार्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट जो हमारा जापान के साथ है, उसमें हमें 18 बुलेट ट्रेन पहले जापान से खरीदनी है जो हमारे यहाँ पर आएंगी। तो उनकी कॉस्ट कुछ 7 से 8 हजार करोड़ की पड़ेगी सिद्धार्थ। और पहला बैच तो हम वहां से मंगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ पे नेटवर्क बढ़ता जाएगा तो हम अपने यहाँ मेंटेनेंस यूनिट्स लगाएंगे। तो उन मेंटेनेंस यूनिट से बढ़ते बढ़ते हम वहां पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप 2030-35 में देख रहे हो भारत अपनी बुलेट ट्रेन खुद बना रहा है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको बांग्लादेश, श्रीलंका और आसपास की साउथ एशियन कंट्रीज में, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी जापानीज एक्सपीरियंस पे। और चाइनीज टेक्नोलॉजी तो एकदम चाइनीज लड़ियों की तरह है, कब फूक जाए पता ही नहीं चलता। मतलब क्वालिटी तो उनमें है ही नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था रजत, जो स्टेशंस हैं, जब स्टेशंस पर आप गए तो वो स्टेशंस यहाँ के स्टेशनों से बिल्कुल फर्क है? यानी बुलेट ट्रेन के जो स्टेशन बनेंगे वो भी वैसे ही बनाए जाएंगे? अब थोड़ा क्या हुआ है कि हमारा जो बेसिकली इंटरसिटी कम्यूट में ना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है दिल्ली मेट्रो आने के बाद। क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि उसके स्टेशंस को आप थोड़ा दिल्ली मेट्रो के स्टेशन से कंपेयर कर सकते हैं। उतने ही साफ सुथरे, प्लेटफॉर्म की जो हाइट है और जो ट्रैक में जो ट्रेन आएगी उसकी जो हाइट है लगभग बराबर है। जापान क्योंकि वहां डेवलपमेंट बहुत साल पहले हुआ तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा जो है वो पुराना हो चुका है उस तरह से। तो स्टेशंस जो है उनके साफ सुथरे अच्छे हैं, और उनके स्टेशंस में क्या होता है ना, पूरे पूरे ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। मान लीजिए कि आपका दफ्तर है वो स्टेशन के नीचे है, तो कमर्शियल डेवलपमेंट उनके ऑफिस उनके स्टेशन की ज्यादा हुई होती है। बट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर एमिनिटीज उनके स्टेशन काफी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वर्ल्ड क्लास है, फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि जापान में जो डेवलपमेंट हुआ मेजरली वो 70 और 80 के दशक में हुआ, और उसके बाद उनका टेक्नोलॉजी में तो बहुत डेवलपमेंट होता रहा, लेकिन ये जो फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का है ना उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने बनाया ही अपना 50 साल आगे का देख के था। मतलब तो दूरंदेशी के साथ उन्होंने बनाया इन सब चीजों को। जो कि हम भी कर रहे हैं सिद्धार्थ, जो यहाँ पे 12 स्टेशन बनेंगे हिंदुस्तान में बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी वर्ल्ड क्लास स्टेशन। आप उस तरह का स्टेशन जो कि आपको एयरपोर्ट टर्मिनल्स की तरह दिखेगा, जहाँ पे डिपार्चर अलग है, अराइवल अलग है, पैसेंजर एमिनिटीज एकदम वर्ल्ड क्लास है। तो जो कॉरिडोर बन रहा है अपने आप में, इंडिया अपने हिसाब से अपने कल्चर अपनी आर्ट को यूज करते हुए उसको 100 साल आगे का बना रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि जब भी ये ट्रेन इंडिया आएगी, और मैं तो पहली ट्रेन में जापान में मैंने ट्रैवल किया, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी चीज हिंदुस्तान को कोई तोहफे में मिली होगी। तोहफा तो नहीं मैं इसे कहूंगा, बेसिकली जापान ने हमें सॉफ्ट लोन दिया है करीब 80,000 करोड़ प्लस का, एट एन इंटरेस्ट ऑफ 0.1%, एंड जिसमें मॉरेटोरियम है 15 साल का, उसके बाद वो पे करना है। तो बेसिकली इंडिया जापान फ्रेंडशिप में इट विल बी अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जापान, दैट उन्होंने हमें वो ये सब टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और हमें सस्ती फाइनेंसिंग दे रहे हैं।
और ऊपर से हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापानीज लीडरशिप के बीच की फ्रेंडशिप है, उससे ये प्रोजेक्ट जो है बहुत बेनिफिट भी कर रहा है। और यहाँ पे रेलवे में आप देखेंगे पीयूष गोयल जी की वजह से काफी सारी चीजें जो है वो फास्ट ट्रैक भी हुई है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो नए नए डीपीआर आ रहे हैं हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स के। तो इंडिया में अब मेरा अपना मानना ये है, अगर आप देखेंगे कि कोई साधारण स्पीड का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर आप बनाएंगे ना, अगर आज दिल्ली से मुंबई के बीच में ग्रीनफील्ड ट्रैक ले करना हो करंट टेक्नोलॉजी के पास, जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसका कॉस्ट भी लगभग लगभग 1 लाख करोड़ पड़ेगा आपको। तो इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू वर टू गो विद हाई स्पीड टेक्नोलॉजी दैट विल कॉस्ट अस 1.5 लाख करोड़, उससे महंगा पड़ेगा लेकिन हमें एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो मेरा मानना तो ये है कि भारत सरकार और भारतीय रेल अगर अब कोई भी नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाए तो उसे हाई स्पीड ही बनाए। सही बात है रजत। अगर हम आने वाले समय की बात करें तो हमारे पास एक बड़ा मध्यम वर्ग आ चुका है। साथ ही साथ लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो भी बड़ी हैं, क्योंकि दुनिया से हमारा एक्सपोजर अच्छा खासा बढ़ा है। हमारे यहाँ के तमाम लोग बाहर भी जाते हैं और वहां देखकर उन्हें लगता है कि ऐसा हमारे देश में क्यों नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम। और हमारी ताकत को अब धीरे धीरे दुनिया समझ रही है कि किस तरीके की ताकत उभर कर सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर रजत, ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। और आने वाले दिनों में हम आपसे बुलेट ट्रेन के बारे में तरह तरह की जानकारियां लेते रहेंगे। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।